भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच कल होगी 13वें दौर की बैठक। आगामी चुनावों पर चर्चा के लिए 16 अक्टूबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने वायुसेना के शहीद जवान के परिवार को सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक। संजय राउत ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को भेजा कानूनी नोटिस, अपमानजनक टिप्पणी करने का है आरोप। देश में अब तक करीब 94 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ पूरा। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। राजधानी लखनऊ के योजना भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और कौशल विकास शिक्षा जैसे 5 शिक्षा स्तरों की समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के साथ प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी भी इसमें शामिल हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश के लगभग 15 से 18% विद्यार्थी यूपी में 5 करोड़ जिनकी संख्या है। सबसे प्रसन्नता की बात है कि यूपी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही मायने में क्रियान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नहीं माना ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम इस ढांचा पे, इस शब्द पे लागू नहीं करेंगे। शायद एक आधा कोई राज्य बचा होगा। शायद आजादी के बाद मैं मानता हूं डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी को प्रधानमंत्री जी ने काम दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए। जिस प्रोसेस से उन्होंने बनाई है, संविधान सभा में जैसे व्यापक विमर्श होके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, वैसे ही डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने व्यापक तौर से एक विमर्श करके मसौदा बनाया। सरकार ने उसको स्वीकृति दी। मैं मानता हूं आज देश में सर्वसम्मत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में। एक आधा कोई छूट गया तो छूट गया, उनको मैं शायद उनको और राज्यों को शायद हमारी राष्ट्रीय शब्द ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उनको कुछ विषय तो लगा ही रहे, लेकिन वो गहराई से देखे कुछ एक दो चीज तो लगा ही रहे। लेकिन सब कोई राजनीतिक भेदभाव के अलावा लोग वहीं यूपी के तमाम जिलों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटना के विरोध में आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। वहीं सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें इस वक्त आप उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से देख पा रहे हैं, जहां सुल्तानपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, गोरखपुर और बुलंदशहर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखा गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का पुतला जगह जगह पर फूंका गया, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। जिस तरह से आए दिन आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं, उसी का विरोध करते हुए आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जल्द से जल्द इन सभी आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाई जाए। इस्लाम के नाम पर गैर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। हम हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी घोर निंदा करते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, अगर पाकिस्तान हमारे एक हिंदू भाई को मारेगा, एक सिख भाई को मारेगा, तो हम याद रखें पाकिस्तान हम 4 मारेंगे। बजरंग दल प्रखंड स्तर पर, खंड स्तर पर, गांव स्तर पर पूरी तरह तैयार है लोहा लेने के लिए। और आज इस स्तर पर हमारे जिला संयोजक सौरभ जी पूरी तरह तैयार है। गांव-गांव में संगठन को खड़ा कर दिया गया। अगर इस्लाम के नाम पर किसी को छेड़ा गया तो याद रखिए ये अफगानिस्तान नहीं है, ये भारत की जन्मभूमि है और यहाँ महापुरुषों की जन्मभूमि है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसलिए पाकिस्तान अपनी इस्लामिक
इस्लामिक चेहरा बंद करो। अगर हमारे किसी भाई को तुमने मारा जम्मू कश्मीर में तो तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। जय हिंद जय भारत। नृशंस हत्या, आए दिन अपने हिंदू समाज के लोगों को चुन चुन कर मारना, 1990 के दशक की घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसलिए पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा देशव्यापी ये प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके क्रम में आज सुल्तानपुर के सभी प्रखंड स्तर पे ये पुतला दहन का कार्यक्रम और ज्ञापन देने का कार्यक्रम चल रहा है। धारा 370 हटने के बाद बौखलाए पाकिस्तान द्वारा जब वो देख रहा है कि कश्मीर उसके हाथ से निकल रहा है, उसके वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उसने अपने प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा जो हिंदुओं की नृशंस हत्या कराई है पिछले 5-6 दिनों में, उसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल के तत्वाधान में पाकिस्तान का झंडा व पुतला आतंकवाद को पुतला जलाने का कार्यक्रम किया गया है। साथ में ये संदेश देने का कार्य किया गया है कि अब अति हो चुकी है, पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रत्येक बजरंगी तैयार खड़ा है। जिस तरह से कायराना हमले में आई कार्ड देख करके हिंदुओं की हत्या की जा रही है, 1990 के बाद ये पुनर्घटना की पुनरावृत्ति देश में फैलते हुए अतिवाद की, जिहादी अतिवाद की ये एक रूप है। इसलिए हम शासन और केंद्र सरकार से मांग करते हैं इन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए और वहाँ के हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए असलहा देने का कार्य किया जाए। जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं के हनन हो रहा है और जो निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, उसके लिए बजरंग दल पूर्ण शक्ति से हर जगह खड़ा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कश्मीर में हो रहे जितने भी हिंदू हत्याओं के लिए हमेशा बजरंग दल साथ खड़ा रहेगा और निर्मम हत्याएं बिल्कुल नहीं होने देगा। जितनी शक्ति से लड़ा जाएगा उतनी शक्ति से लड़ाई करेगा। का देश है और आज यहाँ पर अल्पसंख्यक जैसा व्यवहार कर रहा है। आए दिन हिंदुओं की हत्याएं होती हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो विधवा विलाप करते हैं, कहीं अगर एक किसी साइकिल चोर की भी हत्या हो जाए जैसे तबरेज की हो गई थी बिहार में, और यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, हिंदुओं के साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। सन 90 में इस तरीके से सारे हिंदू वहाँ से भगा दिए गए थे कश्मीरी पंडित मार करके। आज अब ये सन 90 का भारत नहीं है, ये आज मोदी योगी के युग का भारत है और आज किसी प्रकार की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं होगा। एक एक हिंदू एक एक जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता एक एक हिंदू के साथ खड़ा है, हिंदू परिवार के साथ खड़ा है। किसी प्रकार से वही 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इंटर स्कूल ऑनलाइन ब्लिट्स नाम का इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें माउंट कार्मेल स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए किया गया। इस दौरान 15 इवेंट्स का आयोजन भी किया गया। एक्सपोजर ऑन एयरो, डी-जैम, स्प्लैश और लॉजिक इन डिजाइन ग्राफिक जैसे इवेंट इसमें आयोजित किए गए हैं। ये सेकंड वर्चुअल एडिशन रहा, जिसमें 12 स्कूलों ने प्रतिभाग किया, जिसमें छात्रों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें 50 से ज्यादा बच्चों ने प्रतिभाग किया। मॉनफोर्ट इंटर कॉलेज लखनऊ इसमें विजेता रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर डीपीएस कल्याणपुर कानपुर और तीसरे नंबर पर सेंट फ्रांसिस कॉलेज लखनऊ विजेता रहा। बता दें कि आज माउंट कार्मेल में क्लोजिंग सेरेमनी धूमधाम से मनाकर विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। प्राइम टीवी की करियर काउच टीम ने छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से प्रोत्साहित करने का काम किया। Hello everyone, I'm at Mount Carmel School, Lucknow, and with me I have beautiful girls who are celebrating a 3 days online event named Blitz, which they call a grandiose celebration of innovation. So with me I have Ananya and Priyanka, who are the head coordinators for this event named Blitz. So hear it from them. Ananya, tell me something about your event. So Blitz, a grandiose celebration of innovation, is a literary and cultural inter-school competition organized by Mount Carmel College, Lucknow, the commencement of which took place in the year 2018, and since then we are organizing it every year. This year we have its 4th edition and 2nd virtual edition. This also has its Instagram handle named Carmel Blitz, where we've been updating about the event every day. Now I would like to tell you that it comprised of 15 enthralling events,
with soulful participation in all of them. It was organized this year from the date 6th to 8th October, and tomorrow, that is on 9th October, we have its closing ceremony. All the events organized under Blitz were successful this year, and we hope to see you soon again in the next edition. Thank you. Definitely, but I have a question for Priyanka. Priyanka, approximately how many schools have participated in this event? 11. Okay, and how many students approximately have joined? 50 plus. Well, it's wonderful. 50 plus students have participated, and let me tell you, there are such wonderful 15 events. I think I should hear it from them itself. So tell me, name some events of yours. Ma'am, on the first day, that is on 6th of October, we had Ink Stains. That was an ebook writing event. The theme we gave was to give the ending of the Games of Thrones. The next event we had was Review, which was a general writing event. And we had more enthralling events like Aperi, which was a mono acting event where we gave the situations to the participants and they had to enact it. We also had a scientific event named Atraxia, where we provided them with a hypothetical situation where they had to solve the problem and give the solution and their innovation. And the next day we had more enthralling events. We came up with War Zone, which was a debating event where we had turncoat, where the participants had to speak both for and against the motion. And we also had Comic Sense, which was a comedy event where the participants had to see the slides and perform their act. I pass on my mic to Priyanka. She'll be introducing the rest of the events. Yeah, Priyanka, some more interesting events. We also had a business event where we were testing their entrepreneurship skills. Then today the most interesting event we had was D-Jam, and there were logo designing where they were given different companies and they had to redesign their logos. Well, I personally was present in the D-Jam event of theirs today, and it was awesome. I think I was present at with the St. Francis students who were participating in that event, and let me tell you guys, they are simply awesome. These generations of students, they are just class apart. Well, so now I'll be calling more students who are engaged in this particular event. So let's talk to them as well. Vaishnavi Srivastav, event in charge of event AP. My event was all about mono acting. Our event received a very great response from the participants. We thank everyone for their active participation. I'm Asta London, event in charge of Market Mayhem. For last 4 years, Market Mayhem has been one of the most exciting events at Blitz. I myself has taken part in lot of advertising events. It is so nice to create ads for the products given. I hope all the participants who took... Next event we have was Exposure. Exposure was a documentary and report writing competition where the participants were tested for their article writing skill, moreover their editing skill. We received plentiful responses from our participants, and we are glad to have Exposure as one of the event in Blitz. Thank you so much for your participation. As the event in charge of Instincts. Aldous Huxley once said, words are like X-rays, they pierce you. With this idea in mind, we had this event Instincts, where the writers were asked to write an ebook regarding the Game of Thrones. And they were given liberty to express out their creative ideas and unleash all the words they had held back through their writing. Starts with the decision to try, said John Kennedy. Fought Inter College, Lucknow. वहीं आजमगढ़ में अपराधियों के हौसले इस वक्त बुलंद हो गए हैं। दरअसल जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कटाई गांव निवासी हरेंद्र अपनी बहन के घर से वापस आ रहा था। तभी रास्ते में एक बाइक पर सवार 2 बदमाश हटवा गांव के शंकर मंदिर के समीप उन्होंने युवक को गोली मार दी और उसे घायल कर दिया। साथ ही 1 लाख रुपए, मोबाइल आदि लूट कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। आजकल बहुत से संदेश वाहक साधन होने के बावजूद भी भारतीय डाक सेवा का वजूद कायम है। इसी संबंध में मथुरा के गोवर्धन डाक घर पर जब उप डाकपाल ब्रजेश से बातचीत की गई
तो उप डाकपाल ब्रजेश ने बताया कि भारतीय डाक सेवा आज भी लोकप्रिय है और हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। आज भी हमारे पोस्टमैन घर घर जाकर पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ डाक का वितरण करते हैं और संपूर्ण सुरक्षा के साथ डाक पहुंचाते हैं। पहले हमारी मेल जो आती थी, आप देख सकते हैं ऐसे, जो हमारी मेल पहले आती थी बहुत ही बल्क में आती थी, और आजकल क्या है कि कुछ प्राइवेट कंपनी भी इसको काम को अपना रही हैं और वो भी अपना इसमें सहयोग दे रही हैं। तो इसमें कुछ काम हम कह सकते हैं कम हुआ है, लेकिन जो जनता का भरोसा है अभी भी कुछ हद तक हमारे पे बना हुआ है। तो ये जो मोबाइल वगैरह ये ऐसे प्रसाधन चल रहे हैं, इनसे कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा? खास नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर आया है। लेकिन वहीं श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय द्वारा 11 अक्टूबर को प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा रॉयल कैफे में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर AK सिंह मौजूद रहे। वहीं श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नीरज खत्री ने भी मीडिया के साथ दीक्षांत समारोह की तैयारियों की जानकारी साझा की। बता दें कि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर BM राजशेखरन पिल्लई को आमंत्रित किया गया था। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर महानिदेश ब्रह्मोस डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा वहां पर मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 68 शोध छात्रों को PhD की डिग्री प्रदान की जाएगी। वहीं छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक भी प्रदान किए जाएंगे। ये जो 2019-20 और 2020-21 में टोटल 2,954 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, और इसमें 79 गोल्ड मेडल, 54 सिल्वर मेडल, 68 PhD डिग्री और 2 प्रो चांसलर मेडल और चांसलर गोल्ड मेडल की स्थापना अलग से हुई है 2018-19 में, जिसमें पूरे सर्वांगीण प्रतिभाशाली छात्रों को भी ये गोल्ड मेडल दिया जाएगा। होगा कि 3 साल उसको 4 साल पढ़ाई करना और 4 साल जो होगा वो रिसर्च डिग्री के बाद आप सीधे रिसर्च कर सकते हैं, PhD का एडमिशन ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन इसके साथ ही स्कूल एजुकेशन में भी बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। इसका जो हो जाना चाहिए। ये जो पहला दीक्षांत समारोह है ये दोनों मोड में है, ब्रांडेड मोड में है। हम सभी बच्चों को इस महामारी के दौर में बुला नहीं सकते कैंपस में, इसलिए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि हम जो गोल्ड मेडल पा रहे हैं विश्वविद्यालय के छात्र और जो सिल्वर मेडल पा रहे हैं उनको ही आमंत्रित कर रहे हैं। और इस मेडल को देने के लिए हमने मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर BM राजशेखरन पिल्लई, जो केमिस्ट्री के बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, देश के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, और साथ ही NAAC नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल के वो पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं, उनको हमने आमंत्रित करने का प्रयास किया और उन्होंने सहर्ष इस प्रयास को स्वीकार कर लिया। वहीं अयोध्या की कैंट थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 7 सदस्यों का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए गिरोह के 7 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन एक सदस्य अभी भी फरार बताया जा रहा है। इन सदस्यों के पास से 1,58,000 रुपए के नकली नोट, 200 रुपए व 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। वहीं ये लोग असली नोट को नकली नोट में स्कैन बनाते थे। 50% कॉस्ट पे, जैसे अगर 1 लाख का करेंसी है तो उसको 50,000 रुपये किसी से लेके 1,000, उसके बदले में 1,000 की फेक करेंसी उनको देने का इनका प्लान था। और साथ ही साथ ये जो बंडल होता है 100 की जो करेंसी का बंडल होता है 100 पीसेस का, उसके बीच बीच में ये फेक करेंसी जो है उसको एडजस्ट करके ये मार्केट में चलाने की इनकी पूरी योजना थी। इस तरह इस गैंग को पकड़ा गया, इनसे पूछताछ की गई है। फर्दर
फतेहपुर के हथगाम ब्लॉक के कनकपुर गांव में बारिश के बाद रहस्यमयी बीमारी से एक युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की मौत को संज्ञान में लेकर सीएमओ ने अपने स्टाफ के साथ गांव का दौरा किया, जिसके बाद निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने गांव में गंदगी देखी और इस पर नाराजगी भी जताई। सीएमओ ने गांव वालों को सफाई के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव वालों को गंदगी से बचने के लिए टिप्स दिए और ग्राम प्रधान ने 2 दिन के अंदर इस गांव की सफाई करवाने का भी आश्वासन दिया। वहीं मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम नगला बेलधारा में एक पति ने पत्नी से तंग आकर उसके घर में रखे सिलवट से पत्थर से कूचकर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना मौके पर मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं मृतक के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि आरोपी अरविंद राजपूत की शादी ग्राम बनार की रहने वाली सुनीता के साथ 15 साल पहले हुई थी। इसी बीच सुनीता ने 3 बच्चों को जन्म भी दिया, लेकिन सुनीता अपने पति से को छोड़कर 2 से 3 बार घर से जा चुकी थी, जिसके चलते पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। वही जानकारी के मुताबिक मृतका के बच्चों ने पुलिस को बताया है कि उनके पिता ने ही उसकी मां की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस आरोपी अरविंद की गिरफ्तारी में फिलहाल जुटी हुई है। एक सूचना आई कि मेरी पत्नी को कुछ लोगों ने मार डाला है। इस सूचना पे मैं और थाना प्रभारी तत्काल मौके पहुंच गए। वहां पे आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। आज सुबह मृतका के भाई ने अपने जीजा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। दीदी का मतलब मृत्यु हो गई है, सिलबट्टे से मारा है। अच्छा, बटने से मार दिया? हाँ, सर पे। अच्छा, तो क्या नाम था तुम्हारी बहन का? सुनीता देवी। अच्छा, शादी कब हुई थी सुनीता की? नहीं, 15 साल हो गए हैं। किसके साथ हुई थी? अरविंद के साथ। अच्छा, 15 साल पूर्व हुई थी शादी? हाँ। अच्छा, उसके बाद में ऐसी क्या वजह हुई कि जो उसको सिलबटने से मार दिया? पता नहीं सर ऐसी क्या हुआ। वहीं शाहजहांपुर जनपद में पुलिस ने आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने बताया कि पुलिस की सूचना मिली थी कि मोहल्ला बाड़ू जई प्रथम में बाबूराम के मकान पर सट्टा लगाया जा रहा है, जिसके बाद सूचना के आधार पर एसओजी व पुलिस टीम ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को सदर बाजार थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाड़ू जई प्रथम में बाबूराम के मकान से गिरफ्तार किया गया है। एसओजी शाहजहांपुर को आईपीएल सट्टे का एक मॉड्यूल को गिरफ्तार कर उसके 2 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2 लैपटॉप और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावा उनके कब्जे से डेबिट कार्ड्स मिले हैं, क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं, पैन कार्ड्स भी मिले हैं और वो रजिस्टर भी मिला है जिसपे वो हिसाब किताब करते थे। ये मुखबिर की सूचना थी कि एक ऑनलाइन सट्टे का एक मॉड्यूल चल रहा है जिसके यहाँ शाहजहांपुर एंड पे 2 लड़के हैं इसको संचालित कर रहे हैं। उस पर उनके द्वारा उस घर के अंदर दबिश दी गई और ये कामयाबी मिली। पूछताछ पर ये जानकारी मिली है कि ये जो इनका जो मेन अपलिंक है वो मध्य प्रदेश और झांसी बॉर्डर पे है और वहाँ से ये इसको क्लाइंट नोट दिया गया है जिसके आधार पर ये क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं और इसका जो प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी इसको पैसा मिलना होता है वो ऑनलाइन उसको ट्रांजैक्ट करते हैं। उनके तमाम रिश्तेदारों के अकाउंट नंबर्स मिले हैं जिन पे वो पैसा ट्रांजैक्ट हो रहा है, जिसके बारे में गहनता से छानबीन की जा रही है। इस संबंध में और भी जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं संबंधित से उसको साझा कर। वहीं उत्तर प्रदेश में आजकल भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सिद्धार्थनगर में कोटेदार का कारनामा ग्रामीणों के सामने उजागर हुआ है, जहां ग्रामीणों ने कोटेदार को सरकारी गल्ला हेरफेर करते हुए पकड़ा है। मामला बीती रात का बताया जा रहा है, जहां विकास खंड नौगढ़ के पास ग्राम सभा पारा नानकार में कोटेदार द्वारा गल्ला उतरवाते समय 2 बोरी सरकारी राशन अपने घर में छुपाते हुए देखा गया। ग्रामीणों ने जब बोरियां देखी तो तत्काल इसकी सूचना जोगिया कोतवाली व पूर्ति विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और छुपाए गए राशन को बरामद कर लिया गया। साथ ही कोटेदार के घर में रखे राशन की जांच की गई तो उसमें 78 कुंटल की जगह 98 कुंटल अनाज बरामद हुआ है। पाया गया है मौके पे, ठीक है। तो सब लोग आए, जांच किए, मौके पर पाए गलत पाया गया है, ठीक है। अब वो पल्लोदार किए कि कोटेदार किए, क्या सही क्या गलत है उसकी जांच हो रही है। आप मतलब आगे क्या कार्रवाई करेंगे गांव वालों के लिए? अब गांव वालों के लिए न्याय होना चाहिए और क्या होगा।
ये कल लगभग 8:30 बजे रात को गांव वालों ने फ़ोन किया कि 2 बोरी गेहूं सरकारी किसी मकान में छिपा कर रखा गया है। इस पर अधिकारियों ने हमें निर्देश दिया, मैं आकर के मौके पर जांच किया। कल कोटेदार का स्टॉक मिलाया गया और वो दुकान सील कर दी गई है। कार्ड धारकों का बयान लेने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं, पारा नानकार गाँव है, वहाँ पर ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी, तो रात्रि में ही क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को वहाँ भेजा गया था और उन्होंने अपनी कार्रवाई पूर्ण कर ली है, बयान जो भी ले ली है। और बाकी जैसे भी वो अपनी रिपोर्ट अगर देते हैं और रिपोर्ट में आता है कि इनके खिलाफ FIR या अन्य जो भी विधिक कार्रवाई है, तो तत्काल रूप से कोटेदार को निलंबित कर विधिक कार्रवाई करती है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।